सवाल है आरएनए किसकी तरह फंक्शन करता है और ऑप्शन है अडेप्टर मॉलिक्यूल, मैसेंजर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल या फिर ऑल। तो इसका आंसर क्या है? ऑल। देखो टीआरएनए जो होता है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, एमआरएनए मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, आरआरएनए स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है क्योंकि वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑल। कुछ आरएनए जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करते हैं, जैसे क्योंकि बैक्टीरियोफेज में वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है ना। टीएमवी में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो इस तरह से आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो चार चीज की तरह काम कर सकता है, GAMS। जी से जेनेटिक मटेरियल, ए से अडेप्टर, एम से मैसेंजर और एस से स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह। अगला सवाल है बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास कितने बेस पेयर होते हैं और ऑप्शन है 4.6 × 10⁶ या 48502 या 5386 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? 48502 बेस पेयर होते हैं। देखो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर जो होते हैं वो ई कोलाई में होता है। 48502 हमारा बैक्टीरियोफेज लैम्डा में पाया जाता है और 5386 न्यूक्लियोटाइड। याद रखना ये बेस पेयर नहीं दिया है, यहाँ पर ये दिया है न्यूक्लियोटाइड। 5386 न्यूक्लियोटाइड ये 5 × 174 में पाया जाता है। और रही बात ह्यूमन डीएनए में, तो ह्यूमन डीएनए का टोटल बेस पेयर होता है 6.6 × 10⁹ ठीक है। फिर अगला सवाल है कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, और ऑप्शन है 4.6 × 10⁶ या 48502 या 5386 या फिर 3.3 × 10⁹। तो इसका आंसर क्या है? 3.3 × 10⁹। देखो इसमें मेन कंफ्यूजन होगा तुम्हारा हैप्लॉइड कंटेंट। हैप्लॉइड वर्ड को ध्यान देना क्योंकि हैप्लॉइड की जगह अगर डिप्लॉइड आ गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो हैप्लॉइड कंटेंट क्या होगा? 3.3 × 10⁹ और वहीं डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁹। फिर अगला सवाल है नाइट्रोजनस बेस किसके थ्रू पेंटोज शुगर से लिंक होता है और ऑप्शन है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एन से क्या होता है? नाइट्रोजन। ग्लाइकोस, जहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गया, कोई भी बॉन्ड आ गया तो ग्लाइकोस वाला मतलब शुगर के थ्रू होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसके बीच होगा? दो नाइट्रोजन बेस के बीच होता है, मतलब ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। याद रखना वहाँ पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड नहीं होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। फिर अगला सवाल है यूरिडीन क्या है और ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस है या न्यूक्लियोसाइड या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर जुड़ गया है तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाता है तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यूरिडीन कैसे बना होगा? यूरासिल लिया, उसके साथ एक शुगर जुड़ गया तो यूरिडीन बन गया। अब इसी का अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यूरिडाइलिक एसिड कहेंगे और वो बनेगा फॉस्फेट जोड़ के। फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और पहला ऑप्शन है कि बैकबोन इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। दूसरा है नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द शुगर मोइटी फ्रॉम द बैकबोन, या इन आरएनए एन एडिशनल अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट 2' पोजीशन इन राइबोस, या फिर ऑल। इसका आंसर क्या है? ऑल। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैकबोन किसी वजह से बन रहा है? शुगर और फॉस्फेट की वजह से, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द शुगर मोइटी फ्रॉम द बैकबोन, ये भी सही है। मतलब जो हमारा नाइट्रोजन बेस और शुगर जो मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, वो भी फॉर्म करता है बैकबोन। न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। फिर राइबोस में 2' पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस, मतलब यही OH ग्रुप जब हट जाता है तो इसे डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। फिर अगला सवाल है अदर केमिकल नेम ऑफ थाइमीन, और ऑप्शन है यूरासिल, 5-मिथाइल यूरासिल, 3-मिथाइल यूरासिल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? 5-मिथाइल यूरासिल। मतलब यूरासिल के 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तीसरे पोजीशन पे नहीं रहता है। फिर अगला सवाल है कि डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, और ऑप्शन है मिशर इन 1869, टर्म्ड इट न्यूक्लियन या फिर ऑल। तो इसका आंसर क्या है? ऑल। देखो डीएनए मिशर ने डिस्कवर किया था और इसको 1869 में डिस्कवर किया था, और मिशर ने 1869 में इसको न्यूक्लियन का टर्म दिया था। फिर अगला सवाल है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा वाज गिवन टू वाटसन एंड क्रिक बाय, और ऑप्शन है विल्किंस ने या फ्रैंकलिन ने या दोनों ने या इन दोनों में से किसी ने। तो इसका आंसर क्या है? इन दोनों ने। मतलब विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा डीएनए का वाटसन और क्रिक को दिया था और उस पर बेस करके वाटसन और क्रिक ने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। फिर अगला सवाल है कि पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स कितना होता है, और ऑप्शन है 3.4 नैनोमीटर या 34 नैनोमीटर या 36 नैनोमीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? 3.4 नैनोमीटर। डीएनए हेलिक्स की एक टर्म में कितने बेस पेयर आ जाते हैं, और ऑप्शन है 6 बेस पेयर, 8 बेस पेयर, 10 बेस पेयर या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? 10 बेस पेयर। फिर अगला सवाल है कि स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से आता है, और ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर स्टैकिंग ऑफ वन बेस पेयर ओवर द अदर इंडिया या फिर बोथ या नन। तो आंसर क्या है? बोथ। डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में होता है तो उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं दो चीज, पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है स्टैकिंग, मतलब कि एक के ऊपर एक बेस पेयर रखने की वजह से उसमें और एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर अगला सवाल है कि सेंट्रल डोगमा इन द मोलेकुलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, और ऑप्शन है वाटसन ने, क्रिक ने, दोनों ने या नन ऑफ द। तो आंसर क्या है इसका? क्रिक ने। याद रखना इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम वाटसन और क्रिक यहाँ पे भी नाम लिख दें, लेकिन नहीं, क्रिक अकेले ने सेंट्रल डोगमा थ्योरी दिया था। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। फिर अगला सवाल है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी फ्रॉम आरएनए टू डीएनए इन सम वायरसेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो नॉर्मली क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन कभी कभार कुछ वायरसेस में जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनसे आरएनए से पहले डीएनए बनता है और फिर आगे का काम होता है। फिर अगला सवाल है कि डायमेंशन ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस, और ऑप्शन है 10⁻8 या 10⁻6 या 10⁻10 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? न्यूक्लियस 10⁻6 में होता है। 10⁻6 से मतलब ये माइक्रोमीटर हो गया। माइक्रोमीटर आते ही हमें पता होना चाहिए कि हम माइक्रोमीटर वाली चीजों को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और नैनोमीटर वाली चीज को हमें
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए हम न्यूक्लियस को हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। जैसे हम डीएससी कराते वक्त WBC का न्यूक्लियस डायरेक्टली माइक्रोस्कोप से ही देख लेते हैं। टिपिकल मैमल सेल की डीएनए की लंबाई कितनी होती है? और ऑप्शन है 22 मीटर, 2.2 मीटर, 3 मीटर या फिर ऑल। तो इसका आंसर क्या है? 2.2 मीटर। इसको हम निकालते कैसे? लंबाई पता है ना कैसे निकालते हैं कि हम लेंथ कैसे निकालेंगे? टोटल जो बेस पेयर होते हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 0.34 एंगस्ट्रॉम, जो कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। फिर अगला सवाल है, इन प्रोकैरियोट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रूआउट द सेल, या फिर न्यूक्लियोइड इज द रीजन वेयर डीएनए इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, या फिर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप बाय प्रोटीन, या फिर ऑल। तो इसका आंसर क्या है? ऑल। देखो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है तो हमें लगेगा कि डीएनए फैला हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएनए को कुछ प्रोटीन पकड़ के रखते हैं, लार्ज लूप में वो प्रोटीन्स पकड़ के रखते हैं। इस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं या फिर जीनोफोर कहते हैं। सवाल है हिस्टोन्स आर, और ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक प्रोटीन, दूसरा है अबंडेंस ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन, और ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर, या फिर ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल। देखो हिस्टोन्स जो होते हैं वो पहली बात तो बेसिक प्रोटीन के बनते हैं। अब बेसिक प्रोटीन, बेसिक अमीनो एसिड क्या क्या होती है हमारे शरीर में? वो होती है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो लाइसिन और आर्जिनिन से हिस्टोन बनता है, और ये बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो हमें पता है NH3 किसमें हो जाता है? प्लस फॉर्म में आ जाता है अमीनो एसिड में, पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। हिस्टोन ऑक्टामर जो कि न्यूक्लियोसोम बनाने का काम आती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल। अगला सवाल है कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो आंसर ये ट्रू है। न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटिन को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखती है, मतलब जैसे मोती का जो माला होता है उसकी तरह हमें दिखती है। जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस फेज में हमें दिखती है? और ऑप्शन है प्रोफेज में, मेटाफेज में, टेलोफेज में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? मेटाफेज में। अगला सवाल है कि हेट्रोक्रोमैटिन आर, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं? NSC प्रोटीन होते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, या फिर डार्क स्टेन करते हैं, या फिर ऑल। तो इसका आंसर क्या है? ऑल। देखो हेट्रोक्रोमैटिन क्या होंगे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, मतलब कि जहां हेट्रोक्रोमैटिन बन गया वहां उस जगह से कभी प्रोटीन नहीं बन सकती है। ये बहुत ही डेंसली पैक होते हैं, इसलिए जब उनकी स्टेनिंग होती है तो ये बहुत ही डार्क स्टेन देते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ऑल। फिर अगला सवाल है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटेड ऑन, और ऑप्शन है ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन 1928, और इनके एक्सपेरिमेंट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फिजिकल फॉर्म बदल दिया था। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर है स्टेटमेंट सब सही है। तो आंसर क्या है? ऑल। देखो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में, किस पे? एस निमोनिया पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, और वहां पे क्या हुआ? जो ये बैक्टीरिया था इसने अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर दिया था। याद है आर स्ट्रेन जो होता है वो एस स्ट्रेन की तरह बिहेव करने लगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन की तरह बना दिया, मतलब वेरुलेंट बना दिया। फिर अगला सवाल है कि वेरुलेंट बैक्टीरिया क्या थे? आर स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेन थे, या बोथ थे, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? एस स्ट्रेन थे। देखो एस का मतलब क्या होता है? स्मूथ। स्मूथ किसकी वजह से आता है? ऊपर जो पॉलीसैकेराइड की लेयर, और जहां जहां पॉलीसैकेराइड होगा वहां पे वो टॉक्सिन की तरह काम करता है, तो वो विरुलेंट बैक्टीरिया हो गया। फिर अगला सवाल है कि हु डिटरमाइंड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर किसने डिटरमाइन किया था? और ऑप्शन है एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी, हर्शी चेज, या फिर बोथ, या फिर नन। तो आंसर क्या है? एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी। 10 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और तब इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर निकाल दिया कि वो एक डीएनए है। फिर अगला सवाल है कि हर्शी और चेज किस पे वर्क किए थे? और ऑप्शन है ई कोलाई पे, TMV पे, बैक्टीरियोफेज पे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? बैक्टीरियोफेज पे। उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे वर्क किया। याद रखना हम लोग TMV से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बैक्टीरियोफेज पे ही काम किया। अगला सवाल है वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन, और ऑप्शन है रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बोथ, या फिर नन। आंसर है रेडियो एक्टिव डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जब तुम देखे होगे किस चीज से बन रहा था? न्यूक्लियोटाइड से बन रहा था, और न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस कहाँ पे आ रहा है? डीएनए में आ रहा है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रेडियो एक्टिव डीएनए बने, प्रोटीन नहीं। प्रोटीन में सल्फर आता है। फिर अगला सवाल है वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ, और ऑप्शन है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर, या बोथ, या नन। तो आंसर क्या होगा? रेडियो एक्टिव सल्फर। क्यों? क्योंकि सल्फर जो होगा डीएनए में नहीं पाया जाएगा, लेकिन सल्फर प्रोटीन में पाया जा सकता है। सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन बहुत सारे होते हैं। फिर अगला सवाल है कि वायरल कोट और वायरल पार्टिकल को रिस्पेक्टिवली किसके थ्रू रिमूव किया गया? और ऑप्शन है ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ब्लेंडिंग, या फिर ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग, मतलब दोनों को ब्लेंडिंग करके हमने रिमूव किया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? वायरल कोट को हमने ब्लेंडिंग से रिमूव किया था, वायरल पार्टिकल्स को हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से रिमूव किया था। फिर अगला सवाल है कि आरएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल इन, और ऑप्शन है टोबैको मोज़ाइक वायरस, या फिर क्यूबी बैक्टीरियोफेज, या फिर बोथ, या फिर नन। आंसर क्या है? बोथ, मतलब टोबैको मोज़ाइक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इन दोनों में आरएनए जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। फिर अगला सवाल है कि जेनेटिक मटेरियल क्या क्या कर सकती है? पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस ऑफ इवोल्यूशन, या फिर ऑल। तो आंसर क्या है? ऑल। मतलब जेनेटिक मटेरियल अपने यहाँ रेप्लिकेट भी कर सकती हो, स्टेबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो इवोल्यूशन का भी थोड़ा स्कोप रखती हो, और एक और पॉइंट होता है इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल।